पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर के 53 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। इसमें भी आज 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है रेसिडुअरी पावर इज कंटेन्ड इन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 248 में रेसिडुअरी पावर दिया गया है। इसको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि हमारे जो संविधान का शेड्यूल है उसमें 7 शेड्यूल जो लॉ बनाने का पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। लिस्ट 1 में यूनियन के पास कुछ विषय है जिस पे कानून पार्लियामेंट बना सकती है। लिस्ट 2 में राज्य सरकार किन किन विषयों पे कानून बना सकती है उसके बारे में दिया गया है। जो लिस्ट 3 है उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, परंतु इन विषयों के अलावा भी यदि कोई विषय है तो उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जिसमें टैक्स के मामले या टैक्स के विषय भी इंक्लूडेड है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ए था। अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रिफग्नेंसी इज कंटेंडेड इन। ये रिफग्नेंसी दिया गया है 254 में, आर्टिकल 254 में। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बी है। रिपग्नेंसी कब क्रिएट हो जाता है? जैसे अभी मैंने बताया कि 7th शेड्यूल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। उसमें यदि कोई रिपग्नेंसी उत्पन्न हो जाती है, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी अप्लाई की जाती है उसको रिजॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें पूछा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंटेंडेड इन। तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें मंत्रियों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, पूरे मंत्रिमंडल की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन है सी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? तो वो हाउस ऑफ पीपल के प्रति है। इसको ध्यान रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ नॉट बीन यूज इन आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कौन सी बात नहीं दी गई है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ दी गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी दी गई है, इक्वलिटी अमंग द इक्वल्स ये नहीं दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन सी। इस पे संक्षिप्त बात कर लेते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये जो कंसेप्ट है ये आया है ब्रिटेन से। एडवर्ड डाइस जो थे इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं। इससे पहले कोक थे ज्यूरिस्ट ब्रिटेन के, उन्होंने इस प्रिंसिपल को बताया था। दूसरे पे आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका से लिया गया है। ये कंसेप्ट अमेरिकन ज्यूरिस्टों का कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लॉ विच वायलेट द फंडामेंटल राइट इज नॉट वाइड अब इनिशियो बट ओनली बिकम अनइन्फोर्सिएबल। तो ये इसमें सिंपल सा है कि किस डॉक्ट्रिन में यह बताया गया है कि कोई भी लॉ यदि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो तुरंत वाइड नहीं हो जाएगा बल्कि अनइन्फोर्सिएबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। और इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, इसमें होता है कि जो चीज़ डायरेक्ट या प्रत्यक्ष करने का अधिकार नहीं है उसे अप्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता है। जैसे जब कानून बनाकर फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली नहीं रोका जा सकता है तो किसी इनडायरेक्ट तरीके से भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में क्या बताया गया है कि जब कोई लेजिस्लेचर ऐसा है कि कुछ पार्ट उसका वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो उसको एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। पृथक्करण का सिद्धांत इसमें बताया गया है।
और जो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 58 का डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ये क्वेश्चन 310 आर्टिकल से संबंधित है, जहां प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो लोक सेवक हैं वो अपना पद ग्रहण करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। इसमें पूछा गया है द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट वाज अपहेल्ड इन द केस ऑफ। 24वां संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किस केस में घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती के केस में ऐसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के संदर्भ में मार्क करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 60 का जो सही ऑप्शन है सी, आर्टिकल 14 प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन। क्लास लेजिस्लेशन को आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट आर्टिकल डील विद अ स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी हम लोग कहते हैं? तो ये सिंपल सा है, आर्टिकल 246A में दिया गया है। 61 नंबर का सही ऑप्शन है बी, रेड कलर का जो मार्क किया गया है वही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है आर्टिकल 21 डील विद द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड द मीनिंग फॉर the word personal liberty come up for consideration of the Supreme Court for the first time in the case of। जो ये फर्स्ट टाइम केस आया था पर्सनल लिबर्टी से, AK गोपालन का केस है, ये 1951 में ही आ गया था। बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसे आप लोगों को जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछा गया है? इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट personal liberty in Article 21 include the right to make reproductive choice. In view of this, a woman's right to privacy, dignity and bodily integrity should be respected। इसमें सिंपल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 63 में कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि एक माता को बच्चे का जन्म देना उसका अधिकार है, उसे देना है नहीं देना है। जेंडर की चॉइस की अधिकार नहीं है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, सिर्फ उसको जन्म देना है कि नहीं देना है, इसका चॉइस उसका व्यक्तिगत चॉइस होगा। ये बताया गया था सुचिता श्रीवास्तव के केस में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट फाइंड इट्स पैलेस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट दिया गया है वो आर्टिकल 296 में दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 64 का सही ऑप्शन है सी। ये डॉक्ट्रिन किस बारे में बात करता है? तो जब किसी भी व्यक्ति का कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो संपत्ति राज्य में निहित हो जाएगी। इस डॉक्ट्रिन के माध्यम से यही बताया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी इन आर्टिकल 301A इंक्लूड्स। तो जो प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है, बताया गया है आर्टिकल 300A में, उसमें क्या क्या शामिल है? तो लैंड है, कॉपीराइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एवरी पॉसिबल इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज बाय लॉ। इससे क्वेश्चन नंबर 65 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे उसमें दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा गया है इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिनायल ऑफ मेडिकल एड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू एन इंजर्ड पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड अमाउंटेड टू वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस आधार पर किसी इंजर्ड व्यक्ति को लेने से मना नहीं कर सकता है कि उसके यहाँ बेड नहीं है। यदि ऐसा करेगा तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन करेगा। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस में कहा था। क्वेश्चन नंबर 66 का सही ऑप्शन सी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
67 क्वेश्चन नंबर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज कंटेंडेड इन आर्टिकल 310 में दिया गया है। ये बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहाँ दिया हुआ है, तो आर्टिकल 310 में, और क्या है इसको आप जरूर जान लें। प्रोविजन रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इज गिवन अंडर, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कि बैकवर्ड क्लास के कमीशन के बारे में कहाँ बात की गई है, तो आर्टिकल 338B में। और हाल ही में एक संविधान संशोधन इससे संबंधित हुआ है। बैकवर्डनेस चुनने का अधिकार जो केंद्र अपने पास ली हुई थी, अब राज्यों को दे दिया गया है। तो लास्ट संविधान संशोधन भी देख लें जो इससे रिलेटेड है। विच आर्टिकल, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देख रहे हैं। विच आर्टिकल एक्सप्लेन एज टू व्हाट द टर्म लॉ इन फोर्स इंक्लूड, तो ये 13(3)B में बताया गया है, लॉ का जहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच आर्टिकल स्टेट्स that nothing in Article 16 shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment of post in favor of any economically weaker section of citizen other than the class mentioned in Article 16(4)। तो ये 16(6) में बताया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 का सही ऑप्शन डी है, 16(6). इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। एज अ जनरल रूल द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली या रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। हाउएवर the state shall not be prevent from making any special provision for women and children as has been given under। ये क्वेश्चन को सीधा सीधी घुमा के पूछ लिया गया है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन आर्टिकल जो 15 है उसमें दिया गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन सब ग्राउंड पे जो रिलीजन, रेस है। लेकिन उसी में जो 15(3) है, ये बात 15(1) में है। 15(3) में कहा गया है कि जो चाइल्ड है और वीमेन है उसके लिए राज्य स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, तो उसी एक्सेप्शन को पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी आर्टिकल 15(3) में दिया गया है, सही ऑप्शन है। अब हम लोग देखते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72। द राइट ऑफ द सिटीजन टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज रिस्ट्रिक्टेड बाई, कहीं भी भारत में बसने का अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया है आर्टिकल 19 में, उस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19(5) में ग्राउंड दिया गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का, जैसे SC ST शेड्यूल एरिया है वहाँ पे नहीं बस सकते हैं, और भी कई ग्राउंड है उसमें 19(5) में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 जो क्या पूछ रहा है। Provision for reservation of post in favor of economically weaker section of citizen has been inserted through which amendment? EWS किस अमेंडमेंट के माध्यम से आया है, तो ये 103rd अमेंडमेंट 2019 के माध्यम से आया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी सही है, रेड कलर वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74, द प्रोविजन अंडरलाइंग आर्टिकल 20(1) इज इम्पोज्ड ऑन, तो क्रिमिनल लॉ, इसमें 3 आर्टिकल है, 20(1), 2 और 3, तीनों में एक डॉक्ट्रिन दिया है, क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। इस डॉक्ट्रिन को आप अवश्य याद कर लें, पढ़ लें उसको। 75 क्वेश्चन नंबर, विच जूरिस्ट ओपिनियन दैट इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, तो ये आइवर जेनिंग ने कहा था कि भारत फेडरल तो है लेकिन उसमें केंद्र को मजबूत बनाया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 75 का सही ऑप्शन डी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, इसमें क्या पूछा गया है, विच अमेंडमेंट हैज़ बीन नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सभी को ये पता है 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इस तरह से हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर। तो कहाँ पे किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुलाया जाएगा ये बताया गया है। तो आर्टिकल 1 में भी नहीं दिया है, आर्टिकल 2 में भी नहीं दिया है, आर्टिकल 394 में भी नहीं दिया है। तो इस ऑप्शन से होगा नन ऑफ द एबव। ये दिया कहाँ है? तो 393 में दिया है। इस तरह से 77 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन डी है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। तो ये इसमें क्या पूछा गया है? स्पेशल प्रोविज़न फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना इज़ प्रोवाइडेड अंडर। तो ये 371 डी में दिया है। इसको मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि ये 371 वाले जो स्पेशल प्रोविज़न है ना, इसको एक बार याद आप कर लें, अपने से देख लें। तेलंगाना हो गया, नॉर्थ ईस्ट का मिज़ोरम हो गया, इन लोगों के बारे में पूछा जाता है और अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कब कब केसेस डिसाइड ये हुई हैं। तो इसी को एक ऑर्डर में सजा करके लिखना है। तो पहला कौन सा केस है? इसमें देखिए 4 केस दिया है। केशवानंद भारती का दिया है, A.K. गोपालन का, गोलकनाथ का और मिनर्वा मिल्स का दिया है। तो पहला इसमें आएगा A.K. गोपालन का, जो 1951 में डिसाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा पहले। इसके बाद आएगा गोलकनाथ का 1962 या 63 का केस है, वो आ जाएगा। फिर केशवानंद भारती 1973 का और मिनर्वा मिल्स 1980 या 83 का है। तो इस तरह से 79 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन ए है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। इसमें क्या दिया है? विच आर्टिकल्स हैज़ नॉट बीन ओमिटेड बाई 44th अमेंडमेंट। तो कौन सा अमेंडमेंट से ये आर्टिकल ओमिट नहीं किया गया? तो आर्टिकल 300A। क्वेश्चन नंबर 80 का सही ऑप्शन है सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग ऑफ वेरियस कोर्ट डिसीजंस स्टेट एज टू वाट। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि आर्टिकल 12 में स्टेट के डिफिनेशन में कौन कौन स्टेट में आएगा। तो देखिए, कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन तीनों को राज्य माना है आर्टिकल 12 में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 81 का सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। इन रिफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोपोजिशन हेल्ड किया है, बताया है। ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, मतलब वो पूरा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कोटेशन यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि किस केस में ये बात कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में। तो क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? इट इज़ ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड रिमेन्स डॉर्मेंट बट इट इज़ नॉट डेड। ये भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस का कमेंट्री है। ये बहुत डीप होता है। ऐसे क्वेश्चन को करना साधारण बात नहीं होता है, वो भी एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चनों को देख के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत लोड लेने की ज़रूरत है। भिकाजी नारायण का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपको जानना चाहिए। और जानने का मतलब है कि फैक्ट क्या था और कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व थे, इस तरह से जानना है। अब देखिए 83, चूँकि ये बिहार के लिए बन रहा है तो बिहार में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में, इसलिए ऐसा क्वेश्चन इसमें जोड़ा गया है। 83 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है द फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस was carried out in 1956 on the basis of the recommendation of। भाषा के आधार पे जो राज्य बनाए गए थे, पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो जस्टिस फैज़ल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। 83 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन सी है। अब हम लोग देखते हैं 84। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ
यूनियन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल 1 में ही बताया गया है कि इसके बारे में क्या है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 84 का सही ऑप्शन बी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट अनलेस ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो 30 वर्ष है। इस तरह से 85 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन सी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा गया है, आर्टिकल 15(5) हैज़ बीन इंसर्टेड बाय विच अमेंडमेंट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दो तरह से पूछता है। एक तो ये किस संविधान संशोधन से, तो 93वां संविधान संशोधन, और एक इसका ईयर भी पूछता है कि 93वां संविधान संशोधन किस ईयर में किया गया था। तो इन सबों को बहुत ही विस्तार से संविधान संशोधन के बारे में जानना आवश्यक है। तो ये 2005 में किया गया था संविधान संशोधन, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ पीरियड मोर देन। 3 महीने से ज़्यादा का प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होता है। इसको आप लोग याद रखें हमेशा, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या पूछा गया है, द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। जो 86वां संविधान संशोधन था वो कब से लागू हुआ, 1/4/2010 से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि 2003-2002 में अमेंडमेंट हुआ होगा, तो कॉमन सेंस ये लगाने लगते हैं कि 2003 में इफेक्टिव हो गया होगा, लेकिन ये 2010 में हुआ था। ये स्पेशल है, स्पेशल टाइम दिया गया था एजुकेशनल सिस्टम में सुधार करने के लिए, इसलिए इसको आप याद रखेंगे, सीधा सीधी याद रखेंगे, यहाँ पे कोई कॉमन सेंस काम नहीं कर पाएगा। अब हम लोग देखते हैं 89 क्वेश्चन नंबर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 द स्टेट शैल इंडेवर टू इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई। आर्टिकल 51 में ये बात दिया गया है कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट हैं उसको सेटल करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 89 का सही ऑप्शन ए है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 131 में दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे आर्टिकल अपने आप में महत्वपूर्ण और याद करना पड़ता है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, स्पष्ट याद ना हो। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है, तो वहाँ जैसे 2 राज्यों की आपस में मुकदमा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। एक राज्य है और पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है, तो वो भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आ जाता है। ऐसे मामले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे उन्हें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के मामले कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसको मैं पढ़ता हूँ। हु कैन स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली backward class which shall be deemed to be socially and educationally backward class in relation to a state or union territory। तो ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कि कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बताएगा, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। What shall be the official language of the union। हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 92 का सही ऑप्शन ए है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा गया है कि आर्टिकल 132 डील विद। आर्टिकल 132 में क्या दिया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो इसमें बताया गया है अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 93 का सही ऑप्शन बी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न विद। तो सरकारिया कमीशन किससे संबंधित था, तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से था। और एक बहुत बार पूछा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कमीशन किससे संबंधित था, तो ये बलवंत राय मेहता कमीशन से संबंधित था।
इस तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा गया है द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिविलियन एज अ ग्राउंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज इंसर्टेड बाय। ये 44वें संविधान संशोधन से संबंधित बात है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 95 का सही ऑप्शन सी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें क्या पूछा गया है द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356(4) शैल सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो जो 356(4) में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है वो 6 महीने के अंदर सीज हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 96 का सही ऑप्शन डी है। पंचायत, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97। पंचायत हैज़ बीन डिफाइंड अंडर। अब देखिए पंचायत डिफाइन, तो पंचायत जो डिफाइन किया गया है ना 243 में ही ए करके ए बी सी पंचायत, उसका ड्यूरेशन पीरियड 5-6 डिफिनेशन दिया गया है, 6 या 7 दिया गया है। उसी में पंचायत शब्द को डिफाइन 243 ए डी में किया गया है। और यदि 243 डी की सिर्फ बात करेंगे तो वीमेन रिजर्वेशन का है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो 243 डी याद रखिए जिसमें रिजर्वेशन है महिलाओं को पंचायत में, और 243 ए डी जो है वो पंचायत शब्द का डिफिनेशन दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पंचायत। तो पंचायत के सदस्य चुने जाने का आयु क्या है, तो 21 वर्ष है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 98 का सही ऑप्शन बी है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या पूछा जा रहा है एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर in a civil proceeding of a high court in the territory of India if the high court satisfy under article 134A that the case involves। तो मतलब हाई कोर्ट से कब सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगा, और 134A में सर्टिफिकेट हाई कोर्ट इशू करता है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस का इन्वॉल्व होता है, तब उसी सर्टिफिकेट के साथ हम लोग फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने 99 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब अगले में और 50 करूंगा, तो ये एक सेट का कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप जब कभी भी सुन रहे हैं, तो हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट आप कर सकते हैं, ताकि और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूँगा। फिलहाल मैं इस पे पार्ट 3 कल लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। इसे एक से एक बार 2 बार सुने आप, और कोशिश करें कि सारे ऑप्शनों के बारे में जानें। मैं समय ज़्यादा ना लगे इसलिए फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं भी चाहता हूँ कि छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन इन सबों पे दे दिया जाए ताकि आपकी मेमोरी में सारी चीज़ें आ जाए। वैसे छात्र जो पहली बार देख रहे हैं या एग्ज़ाम देने के पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो आवश्यक ही है कि सारे एक्सप्लेनेशन को वो जानें। वैसे जानने से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यदि डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, तो फिर आप कॉमन सेंस या किसी न किसी तरीके से सही कर ही लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।